नमस्कार, मैं प्रीति आर्य आज आपको शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा का 5वां भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सुनिए सुरंगमा का 5वां भाग। गजानन पसीना पसीना हो गया था। उस अद्भुत महिला के सन्मुख वो न जाने क्यों निरंतर कांपता ही रहता था। गोपिका वसंत बिना पूर्वाभ्यास के ही गाने की धृष्टता वो कैसे कर गया था। देखो गजानन, नवाब को मैं तब से जानती हूँ जब उसकी नाक ढलढल बहती थी। नानी थी बलिया की डोमनी और पिता थे नवाब। कहते तो हैं नवाब वाजिद अली की शाह का रक्त है भागी में। कभी कभी बाराबंकी में नवाब की दी गई जागीर का पट्टा दिखाया था उसने मुझे, पर है तो पूरब की। हंसकर गौहर जान फिर बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर खड़ी हो गई थी। दूसरे ही दिन बोरिया बिस्तर बांध राजा साहब की कोठी चले आने का वचन उससे लेकर गौहर जान फिर पटना के किसी रईस की महफिल को धन्य करने चली गई थी। पर गजानन अपने वचन का अंत तक पालन नहीं कर पाया था। उसकी पुरबिया प्राणेश्वरी ने ही उसे चीरकर धर दिया था। शर्म नहीं आई तुम्हें? छी छी, इससे तो हम रंडी पतरियों के कुर्रम क्यों नहीं बन जाते। कम से कम अच्छी चीज़ें तो सुनते रहोगे। इतना रियाज गले की ये बुलंदी क्या जानबूझकर ही नाले में बांधे जा रहे हो मियाँ? ज़रा सोचो, जो गला जय जयवंती की दो दो ऋषभ और दो दो गांधारों को सधे सीखे घोड़ों की तरह हाँकता अपने रियाज के चाबुक के साथ वाहवाही बटोरता है, वही न जाने किस बिगड़े रईस की गंवारू साहबजादी को सिखा रहे हैं बिलावल। तू ही आधा सकल त्रिभुवन को, या फिर भोपाली या यमन। पंडित जी, सारा इल्म सीख कर क्या अलिफ का पहुँचा थामोगे? तुम्हारा ये ट्यूशन तुम्हें एक दिन कव्वाल बना कर रख देगा। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, क्या यही सब लालच तुम्हें खींच रहा है? ये सब तुम्हें यहाँ भी मिल जा सकता है। हमारी पूरी बस्ती तुम्हें सर आँखों पर रखेगी। पंडित जी, जानबूझकर अंधे कुओं में मत कूदो। गजानन विचित्र दुविधा में पड़ गया था। एक और जाने से पहले दी गई गौहरजान की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। देखो गजानन, तुम उन कमीनियों को नहीं जानते। तुम जवान हो, गुणी हो, सुंदर हो, एक बार यहाँ पहुँचे तो एक ही कोठे के होकर नहीं रह पाओगे। तुम्हारी दशा भूखे कुत्तों के बीच कौवे की गिराई गई हड्डी की तरह हो जाएगी। सब तुम पे टूट पड़ेंगी और फिर कोई सौतिया डाह से जली भुनी कमीनी तुम्हें दूर किसी गड्ढे में गाड़ देगी और ख़ुद ही कुछ दिनों में भूल जाएगी कि तुम्हें कहाँ गाड़ कर रखा था। ठीक ही कहा था गौहरजान ने। उस सुदर्शन प्रतिभाशाली किशोर गायक की दुरावस्था क्या वो स्वयं देख चुका था, जिसे इसी बदनाम बस्ती की ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदियों ने पान में पारा खिलाकर गलियों में दम तोड़ने पटक दिया था। पर एक बार नवाब जान के यहाँ पहुँचकर वो सब कुछ भूल गया। नवाब मंजिल का सबसे प्रशस्त कमरा उसके लिए खोल दिया गया था। चारों ओर बेला के गमले धरे थे। दीवारों पर थे बड़े बड़े आईने। दुग्ध धवल चांदनी तेज पर दो दो गाँव तकिए लगे थे। एक कोने में तबलों की जोड़ी धरी थी, दूसरी ओर तानपुरा। सफ़ेद संगमरी मेज पर नवाब जान की मुँह लगी जवान लौंडी छिमिया बादाम डला दूध रख जाती। एक ही घूंट में दूध घटक वो रियाज करने बैठता, फिर उठकर बरामदे में टहलता रहता। नवाब बड़ी देर से उठती थी, किंतु कोठे के बरामदे में लटके रेशमी लाल पर्दों से ढके तोता मैना ललमुनिया के पिंजरे उसकी चहक खुदक से हिलने लगते। उधर नवाब भी उठकर वहीं से मीठे स्वर में टहूकती, आदाब बजाती हूँ पंडित जी। थोड़ी ही देर में घुंघरूओं की छनक सुनकर वो जान जाता कि नवाब के नृत्य गुरु आ गए हैं। पंडित जानकी प्रसाद की जिंदगी भी उन्हीं रेशमी पर्दों के ढके पिंजरे में दम तोड़ चुकी थी। उनके सूखे पिचके चेहरे की कुटिल झुर्रियों को पहली बार देख के गजानन के जी में आया था वो उसी क्षण वहाँ से डेरा डंडा उखाड़ बकटूर भाग जाए। एक दिन उसकी भी यही गति होगी। कभी यह चेहरा निश्चय ही सुंदरी युवतियों को भूख भगाता होगा, किंतु अब अलस विलासपूर्ण जीवन ने उस प्रतिभा दीप्त आंखों की चमक धुंधली कर दी थी। होठों के कोनों से बह रही पान की पीक से सनी हंसी में सब समय एक क्षमा मांगने का सा भाव रहता। चलने में, उठने बैठने में, सुदीर्घ नारी संसर्ग में एक स्त्रियों से लटका सा आ गया था। आंखों में सुरमे की रेखा चेहरे को और भी कुटिल बनाकर प्रस्तुत करती। प्रतिपल अपने आत्मसम्मानहीन व्यक्तित्व की पराजय स्वीकारता वह लौंडियों नौकरानियों से भी दोदराया जाता तो गजानन का हृदय सहानुभूति से भर उठता। छोटी छोटी लड़कियां भी नवाब जान के उस गुरु को छेड़ती रहती। क्यों पंडित जी, आज आप सालन तो खाएंगे नहीं? मरे करीम ने बड़ा गोश्त बनाकर रख दिया है। छिमिया आंचल मुँह पर धरकर मुस्कुराती। चल हट करम चली, मैं कब खाता हूँ बड़ा गोश्त। नवीन सयोत्री ब्राह्मण
नवीन संगोत्री ब्राह्मण अतिथि की उपस्थिति में उस धर्मभ्रष्ट ब्राह्मण का ब्रह्म तेज एक पल को बुझते दिए की लौ शाही दप से सुलग उठता। क्यों उस दिन सरकार के हाथ से बोटी छीनकर कौन खा रहा था? पंडित जी। छिमिया नवाबजान की मुँह लगी लौंडी थी और जब देखो तब जानकी प्रसाद के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। देख रहे हो बेटा गजानन, आज यहाँ बित्ते भर की छोकरी भी जयपुर घराने की जानकी प्रसाद को बेवजह ऐसे छेड़े जा रही है। एक लंबी सांस भरकर फिर उन्होंने गजानन की लंबी कलात्मक अंगुलियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर कहा था, तुम यहाँ से चले जाओ गजानन, रियाज ही करना है तो किसी मंदिर में बैठ कर करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी भी यही गत होगी। एक दिन तुम्हें भी ये बज़ार छोकरियाँ लगी साली सलहजों की तरह सगी साली सलहजों की तरह छेड़ने लगेंगी और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। इस घर में के नमक का यही गुण है बेटा, रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे गला देता है इस नमक का जहर। पर जहाँ नवाबजान के पैरों की घुंघरू छनकते, जानकी प्रसाद के पश्चाताप की धुंधली यादें सूखे सोंठ सा चेहरा गिरगिट सा ही रंग बदल लेता। झुकी कमर एकदम सतर हो जाती और वो उसे नाच सिखाने खड़े होते तो लगता कि वो बूढ़ा जानकी प्रसाद ने शौक से सद्य अवतरित कोई नृत्य रता अनुपम सुंदरी अप्सरा है। आवत शाम लचक चले मुरली अधर धरे, मुरली ऐसी बजी सबके मन को हरे। आवत शाम पान के रक्तिम अधरों पर अनोखे स्मित का जाल फैलाता जानकी प्रसाद नवाबजान के पेशेवर कटाक्षों को संवारता सुधारता, कभी कभी उसे बुरी तरह डपट देता। इस इल्म को सीखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है बिट्टो, ये नहीं कि पैर घुंघरू चमका रहे हैं और मन कोमल वृषभ गंधार में उलझाए हैं। ऐसी सस्ती मटकन थिरकन सीखनी है तो किसी और गुरु का गंडा बांधो। जानकी प्रसाद न ठगना जानता है न कभी इस विद्या में ठगा गया है। ये नहीं कि नाच और गाने की दोनों नावों में एक साथ पैर रखकर नाचो। चलो नाच ऐसा हो नवाबजान के हाथ में मुरली ना हो फिर भी देखने वाले को उसकी अनदेखी तान हिरन सा मुँह होकर बांध ले। मुरली ऐसी बजी कहकर वो काल्पनिक मुरली थाम इधर उधर विभ्रांत दृष्टि से देखते स्वयं नृत्य विभोर होकर सुदबुद खो बैठती। पर संध्या होते ही नवाबजान अगर चंदन का लेप कर कोठे में बैठने जाती तो शराब के नशे में चूर जानकी प्रसाद अपनी कोठरी में औंधे पड़े महाबेसुरी लय में घंटों गाते रहते और चुलबुली लौंडी बांदिया उनकी दुर्दशा देख खिलखिलाती उसे छेड़ती रहती। कोठरी में बैठ छेड़ती। ऊपर संध्या होते ही नवाबजान अपनी कोठरी में औंधे पड़े महाबेसुरे घंटों गाते और चुलबुली लौंडी बांदिया उनकी दुर्दशा देख खिलखिलाती उन्हें छेड़ती रहती। पंडित जी हड्डी खाओगे या हड्डा? कई बार बोरिया बिस्तर बांधने पर भी गजानन उस अभिशप्त कोठे को ममता नहीं त्याग पाया था। बहुत जान से वो जानबूझकर ही मुँह छुपाता फिरता था। वो जानता था कि उस दयालु हितैषणी को अब उसने अपनी अक्षम्य हरकतों से सदा के लिए शत्रु बना लिया है। नवाबजान का सौंदर्य, उसकी यौवन मंडिता देह का आकर्षण उसे चुंबक की भांति खींचता चला गया। पहले कभी कभी वो नवाब के आग्रह पर एक आध पैग ले लिया करता था, किंतु धीरे धीरे नियमित सुरापान उसके विलास में जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। नवाबजान मुजरों पर जाती तो हमेशा साथ रहता। वहीं अब नवाबजान का प्राइवेट सेक्रेटरी था और सब लौंडी बांदियाँ उसे सिकत्ता साहब कहकर ही पुकारती थी। रुपए पैसे का हिसाब, बयाने की वसूली, ट्रेन का रिजर्वेशन सब उसी के ज़िम्मे रहता। फिर भी कभी कभी रूपसी प्रेयसी का हृदयहीन ओछा व्यवहार उसे शुद्ध कर देता। कभी कभी तो वो उससे हज़ारों का हिसाब नहीं मांगती और कभी कभी 10-20 रुपए का हिसाब लेने में भी उसे अविश्वास से घोरती कुंजड़िन सी बिफरने लगती। फिर भी वो अपनी उस छिछोरी प्रेमिका के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी उसकी यायावर प्रेमिका अपने रूप यौवन की फेरी पर निकलती तो उसको साथ चलने का निमंत्रण देती, पर न चाहते हुए भी वो तैयार हो जाता। देखो पंडित जी, नवाबजान जाने से पहले उसका सारा उत्साह अपनी रूखी चेतावनी से ठंडा कर देती। वहाँ जाकर बेमतलब ही हमसे उलझ मत बैठना। तुम जानते हो हमारी जवानी ही हमारी रोटी है। वक्त बेवक्त हमें कभी कहीं जाना पड़े तो लौटने पर जो मुंह में आए कहकर नौकरानी के सामने हमें जलील मत करना। जिस रात को हम ड्यूटी पे गई वो रात फिर हमारी नहीं रहती, पर जिस रात को हम घर पर रहेंगी वो बेशक पूरी रात तरह से तुम्हारी है। कभी कभी तुम एकदम बचपना कर बैठते हो, यही सब हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक ही कह रही थी नवाब। उसका बिहार का दौरा हमेशा ही गजानन का सिरदर्द बढ़ा देता था।
जब कभी नवाब अपने किसी समृद्ध संगीत प्रेमी के यहाँ रात की महफिल का निमंत्रण पाकर जाती, गजानन मुंह फुला लेता। सारी रात वो कमरे में बेचैन करवटें बदलता रहता, जिसके लिए वो एक संभ्रांत हिंदू ग्रह में रहने का प्रस्ताव स्वेच्छा से ठुकरा आया था, जिसके सुंदर चेहरे को देख वो अपनी जन्मभूमि, माता पिता सबको भूल गया था। वो उसे उसी निर्ममता से छोड़ न जाने किस अनजान बहुपाश में बननी चली जाती। कभी कभी तो वो 3-4 दिन बाद लौटती और फिर गजानन से मिले बिना ही कमरा बंद कर दिन भर सोती रहती। अलस दोपहरिया ढलती तो छिमियाँ उसे बुलाने आती, सरकार ने बुलाया है, कह दो हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बड़ी अकड़ के साथ कहता, पर फिर द्वार पर सामान्य सा खटका भी उसे चौंका देता। क्या पता शायद घबराकर स्वयं ही उसे देखने चली आए, पर वो कभी नहीं आती थी। हार कर स्वयं गजानन ही मुँह लटकाए द्वार पर भिक्षुक सा खड़ा हो जाता। वो बड़ी ही नटखट मुस्कान से उसके निर्वीर पौरुष को उकसाती, बेहद थक गई हूँ पंडित जी। उसकी पेशेवर धृष्ट अंगड़ाई फिर गजानन का खून खौला देती। क्यों, क्या क्या बटोलाई कलकत्ते की नवाबजान? तीव्र व्यंग का हलाहल उसके तिर्यक अधरों को खंजर सा तीखा बना देता। उसकी निर्लज्ज सुंदरी प्रेसी पलंग पर पड़ी पड़ी वैसी बेहयाई से मुस्कुराकर उसे टुकुर टुकुर देखती रहती। गजानन को उसकी चुप्पी और भी बौखला देती है। तीव्र विद्रूप उसके सुदर्शन चेहरे को विकृत कर देता। हमारे पहाड़ में एक कहावत है, पातर का यार कौन मरे कौन गली। हम मर भी गए तो किसी का क्या जाएगा। अपने ही निरीह हृदय का करुणा से विलगित हो स्वर को भावुकता से आर्द्र कर देता। शायद डोम चंडाल बुलवाकर हमारी मिट्टी उठाकर फिकवा दोगी। क्यों, जैसे अभागे अशरफ की फिकवाई थी। अशरफ वही किशोर गायक था जिसे उसी बदनाम बस्ती के हृदयहीन गायिकाओं ने ईर्ष्यावश पान में पारा खिला कूड़े के ड्रम में ठूंस दिया था। उस अद्भुत किशोर कंठ को मेगाफोन कंपनी केवल एक ही रिकॉर्ड में अमर कर पाई थी। पंडित जानकी प्रसाद के कथानुसार नवाब ही थी उसे वो घातक बीड़ा खिलाने वाली। नहीं पंडित जी, नवाबजान उठकर बैठ गई। तंग चूड़ीदार में उसकी सुडौल गोरी पिंडलियाँ फिर गजानन के दुर्बल हृदय की धड़कन को तीव्र कर गई। कैसी बात करते हैं आप? उसके सुंदर अल्हड़ चेहरे पर नटखट झुर्रियाँ बिखर गईं। पतली नाक पर हीरे की लौंग प्रखर सूर्य की किरणें छोड़ने लगी। ऐसी नमक हराम नहीं है नवाब, अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाए, पर कुछ हो गया तो इंशाअल्लाह आपके नाक कान मुंह में अपनी पेशवास का सोना डाल बड़े घड़ों गंगा जल से नहलाकर संगम के पंडों के कंधे पर त्रिवेणी भेजूंगी पंडित जी। गजानन फिर अपनी उस कौतक प्रिय नटनी को बाहों में भींचकर धर देता। उसकी इसी उग्र प्रणय निवेदन की मौलिकता पर नवाबजान 100 बार निछावर होती। कितने ही रंगीले सजीले पुरुष उसके जीवन में आए थे, किंतु गजानन जितनी बार उसे बाहों में बांधता उतनी ही बार उस बंधन की नवीनता उसे मुग्ध कर देती। प्रेमी रूप में गजानन एक सर्वथा भिन्न उग्र तेजी व्यक्ति था, किंतु सहचर रूप में उसका दब्बूपन देख कभी कभी नवाबजान मन ही मन झुंझला उठती। कभी कभी अपनी रंगीन दौरों के अवकाश के बीच वो गजानन के साथ घूमने का प्रस्ताव लेकर आती तो गजानन सब मान अपमान भूल उसके साथ सिर झुकाए चला जाता। बजरे में इस अनूठी प्रेमिका या फिर उसी का अधिकार रहता। उसे लगता उसकी छिछोरी अर्थ लोलो प्रेमिका गंगा तट पर ही छूट गई है। वो स्वर्ग नटनी थी, स्वर्ग से अवतरित कोई किन्नरी। पल पल अपनी नवीन छटा बिखेरती, वो उसे अपनी वशीकरण मंत्र से बांधती, उसके गले में हाथ डालकर उसी की प्रिय पंक्तियाँ गुनगुनाने लगती। जालिम जोबना हो कैसे रखियो छुपाए, एक तो बदरा गरजे दूजे बिरजी चमके, तीजे बलम सौतन निर्माय, जालिम जोबना हो। और उसके मादक कंठ का जादू उस झील से गहरी शरबती आँखों की जानलेवा गहराई में गजानन डूबने उतरने लगता। तरुण प्रेमी की चौड़ी छाती पर सिर रखकर वो फिर किसी दूसरे पद में स्वयं अपने सौंदर्य की प्रशस्ति साकार कर देती है। एक तो पतरी कमरिया, दूजे तिरछी नजरिया, तीजे नैना रस बरसाए, जालिम जुबना हो कैसे रखियो छिपाए। गजानन समय समय पर अपमान प्रताड़ना की कठोर ठोकरें खाकर भी नवाबजान के प्रेम में डूबता चला गया था। 1 वर्ष में ही उसके विलासितापूर्ण जीवन का प्रभाव उसके कंठ पर ही नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ गया था। जमकर रियाज कराने की अब न उसे इच्छा रह गई थी, न ही धैर्य। उधर नवाबजान के पेशे का सितारा बुलंदी पर था। पुराने ढंग की बनी अपनी कोठी को वो तुड़वा फुड़वा कर नए ढंग का फ्लैट बनवा रही थी। उस नए निर्माण कार्य का गजानन
उसने बड़े विश्वास से अपने नवीन प्रेमी गजानन को सौंप दिया था। उसी को लेकर गजानन और जानकी प्रसाद में आए दिन चकचक होने लगी थी। धीरे धीरे वो वैमनस्य अब उग्र रूप ले चुका था। वाह, मज़ा आ गया बेटा। जानकी प्रसाद उससे मजदूर ठेकेदारों के सामने ही कभी छेड़ देते, जिसका कंठ कभी नट विहाग, सुर मल्हार, हंस किंकणी जैसी राग रागनियों का लेखा जोखा रहता था, अब वो सीमेंट गारे और लोहे लक्कड़ का हिसाब दोहराता है। खूब तरक्की किए हो बेटा गजानन। वैसे तुम्हारा क्या दोष? वो ये कोठी है बेटा, इसके तोता मैना भी सीताराम नहीं जपते, सुबह उठते ही माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे थे जानकी प्रसाद। नवाब जान का वो सजीला तोता उसके समृद्ध प्रेमियों को पिंजड़े में उछल उछल कर यत्न से रटी अपनी मौलिक गालियाँ सुनाता तो वो बिगड़े रईस हंसते हंसते दोहरे हो जाते। क्या खूब सिखाया है पट्टे को नवाब जान ने। वे रसिक, प्रेमी, बुद्धिमान एक शुक श्रेष्ठ पर निछावर कर 100 का नोट छिमिया की ओर फेंक देते। पंडित जी, मैं तो अभी नया तोता हूँ, ये जानकी प्रसाद पर जवाबी हमला करने से फिर नहीं चूकता। आपकी तो ईश्वर की कृपा से इस पिंजड़े में ज़िंदगी ही गुजर गई। आपने कितनी तरक्की की। एक दिन जब नवाब जान की कार लेकर कील कब्जे खरीदने जा रहा था, तब आमने सामने की टक्कर में ही अरसे से बिछुड़ी गौहर जान मिल गई। उन्होंने उसे देखते ही अपनी शाही फिटन रोक दी। उन दिनों की पूरे कलकत्ते में उसी फिटन की चर्चा थी। कुछ ही महीने पूर्व गौहर जान अपनी इसी शाही फिटन में नित्य नियमानुसार संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकली थी। फिटन क्या थी? पूरे सूर्य का जगमगाता 7 घोड़े जुता रथ थी। चमचमाते कांच की खिड़कियों का पर गुलबदन बन के हरे पर्दों की झुरमुट सी कोने में केंद्रित कर पत्र संपुट सा बनाकर सी निकलती थी व्यापार कुशला गौहरजान, जिससे हल्के नीले शीशे और हरे पर्दों की शाम हरित द्युति फिटन में बैठी रहस्यमयी रोबदार स्वामिनी को और भी आकर्षक बना राह चलने वालों को मोह ले। ब्रह्म समाजी फ्रिलदार कोहनी तक बाहों वाला ब्लाउज, पारसी ढंग से पहनी गई जापानी जॉर्जेट की सफ़ेद साड़ी, हाथ में जापानी पंखा और विराट जूड़े में लगा पीला गुलाब। खुशबू का क्या ठिकाना। जिधर से फिटन गुजरती उधर ही शाम तुलंबल और हिनासी महक उठती। उस दिन जिधर से गौहरजान की फिटन निकली उधर से स्वयं अंग्रेज़ लाट साहब हवाखोरी के लिए निकले। एक पल को लाट साहब के घोड़े भी खड़े होकर ही निनाने लगे। पता नहीं ये उस खुशबू का जादू था या स्वयं गौहरजान का, पर लाट साहब ने तत्काल उस अद्भुत व्यक्तित्व का सम्मान किया और अपना हैट उतार कर जब गौहरजान की फिटन गुजर गई तब उन्होंने अपने एडीसी से पूछा, ये रौबदार महिला कहाँ की रानी है? निश्चय ही उस दिन उनका एडीसी मूँछों से मुस्कुराया होगा। पूरे कलकत्ता भर की उस साम्राज्ञी का परिचय पाकर लाट साहब बौखला गए थे। शाही फरमान ने उसी दिन उनका सांध्यकालीन भ्रमण बंद कर दिया। इसी से अब वो दोपहर में घूमने निकलती थी। बेचारा गजानन पंडित घबरा कर ठिठक गया। वाह, क्या सूरत बना ली है गजानन। मैं तो तुम्हें ना पहचानती तब भी बता देती तुम आजकल किस बस्ती में रहते हो। ये मत समझना कि गौहर कुछ जानती ही नहीं। गौहर की पीठ में भी आंखें हैं बेटा। क्यों अपना सर्वनाश कर रहे हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रबोध की पत्नी जाती रही, उनकी बेटी अपनी बेटी सी ही प्रिय है। उस कोठी में आने पर कभी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा गजानन। ठीक ही कहा था गौहरजान ने। अनिष्ट उसका नहीं हुआ था स्वयं कोठी का। इसी बीच उसकी नवाबजान से एक दिन झड़प हो गई। सीमेंट के कुछ बोरी का हिसाब नहीं मिल रहा था। एक तो उन दिनों नवाब को माइग्रेन की भयानक दौरे पड़ रहे थे। नए फ्लैट बनाने में चक्कर में उसने अंधाधुंध रुपया बहा दिया था और उधर जिस वंशगत बीभत्स व्याधि को वह जर्मनी में मंगवाई गई बहुमूल्य औषधियों से दबा चुकी थी, वो अनियम के अनाचार से फिर उभर आई थी। गजानन को लेकर भी जब ये जर्मन डॉक्टर के पास गई तब उसने करुण दृष्टि से उसे देखकर कहा था, मुझे दुख है मैडम, ये बीमारी हमेशा दोबारा या मारने आती है या पंगु बनाने। उस दंड का उर्दू तर्जुमा किए बिना ही वो फिर नवाब को लाया था। क्या कह रहा था मुआ लंगूर? उसने पूछा। तो गजानन ने हंसकर कहा, कह रहा था कि अब जर्मनी से दवा नहीं आती है, वो इलाज नहीं कर सकता। अब वो स्वयं ही नवाब के पास जाने से कतराने लगा था। नवाब की यही कुंठा अब उसे बेहद चिड़चिड़ी बना गई थी। जब सीमेंट का हिसाब नहीं मिला तो एक दिन उस पर बुरी तरह बरस गई। लानत है पंडित जी, बीमार औरत को लूट रहे हो। जिस पत्तल में खाया उसी में एक दिन ऐसे छेद करोगे, ये मैं नहीं जानती थी। तुमसे तो पंडित जानकी प्रसाद अच्छे हैं। मजाल है आज तक मेरा एक भी पैसा बर्बाद किया हो। उसकी यही तुलनात्मक विवेचना गजानन को बौखला गई। उसी के सामने उसके उपहारों से भरा बक्सा पटक भरभरा कर निकल गया तो
नवाब ने एक बार भी नहीं पुकारा था। वो जानती थी वो अंत तक उसके पास बिना नहीं रह पाएगा। यही कभी कभी नारी के जीवन की संघातिक भूल होती है। अपने ऊंचे मूल्यांकन से वो अपने लिए जिस काल्पनिक परिवेश की सृष्टि कर बैठती है, वहीं से वास्तविकता उसे कभी बड़ी निर्ममता से पीछे पटक देती है। गजानन फिर कभी लौट कर नहीं आया। यहीं से उसके बहुरंगी जीवन का एक और अध्याय आरंभ हुआ। अल्हड़ राजलक्ष्मी का कंठ सचमुच बहुत ही मधुर था। फिर स्वभाव से ही भीरू, शांत एवं गंभीर किशोरी गजानन को बहुत अच्छी लगी थी। कई दिनों तक होटल के गरिष्ठ अस्वाभाविक खाने के आडंबर से ऊब कर जैसे मनुष्य एक दिन घर की दाल रोटी के लिए तरस उठता है, उसी तरह गजानन की ऊबी तृष्णा बड़े चाव से ही लक्ष्मी की ओर आकर्षित हो गई थी। छिमिया के सस्ते कटाक्ष, नवाब जान की बाजारू अंगड़ाई, रंगीन प्रतिवेशनियों के टक्के से दो बिक रहे भ्रूभंग के पश्चात उसे राजलक्ष्मी की भोली शांत मुस्कान और पहाड़ी झील सी बड़ी बड़ी प्रशांत आंखों की गहराई खींचती चली गई। राजा प्रबोध रंजन स्वयं संगीत रसिक थे। उन्होंने गजानन को प्रत्येक सुविधा ही नहीं दी, अच्छी खासी तनख्वाह भी बांध दी थी। उसके स्वयं के रियाज के लिए उन्होंने सबसे ऊपर की मंजिल का एक एकांत कमरा खुलवा दिया था। कभी उन्होंने ये कमरा लखनऊ के फिरंगी महल का नक्शा उतार कर बनवाया था। खिड़कियों पर ऐसे ही पत्थर की महीन कटावदार झालरें थी जो कांच स्थापित कला का अनुपम आभूषण रही थी। पत्तियों और लता गुल्मों के प्राकृतिक पर्दे स्वयं ही लटकते नीचे का लहरा गए थे। पहले पहले लक्ष्मी नित्य मदाम के साथ आती और गाना सीख कर चली जाती, फिर वो अकेली ही आने लगी। अपने गंभीर संयमित आचरण ने मदाम और गजानन का विश्वास जीत चुका था। मेज बनाने में वो उस कुटिल प्रेमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका से अद्भुत पाठ पढ़े थे। राजलक्ष्मी की संगीत शिक्षा के बीच कभी कभी स्वयं राजा प्रबोध रंजन भी आकर बैठ जाते। हमारी बात मानो बेटा, हमारी इस बिटिया का गला ख्याल गायकी का गला नहीं है। मीठे भजन कीर्तन यही सब कह सकता है इसके कंठ में। देखते नहीं, चौथे काले के ऊपर जाने को तैयार ही नहीं होती है लड़की। पश्चिमी संगीत गुरु कितने यत्न से उसकी पुत्री को गाना सिखा रहे हैं। ये देख राजा साहब ने तीसरे ही महीने गजानन की वेतन वृद्धि कर दी। यही नहीं, अब वो कभी कभी उसे गजानन के साथ इधर उधर जमींदारी महलों में हो रहे संगीत जलसों में भी भेज देते थे। उनका स्नेहपूर्ण औदार्य से दिया गया यही प्रश्रय धीरे धीरे राजलक्ष्मी के पतन को गर्त की ओर ढकेलता गया। मदाम इस बीच चौकन्नी हो गई थी। उन्होंने अपने अनुशासन की लगाम खींच ली, किंतु वहां आने से पूर्व प्रेम नगरी की भूल भुलैया का गहन अध्ययन गजानन की कुटिल बुद्धि को मांझकर चमका गया था। कब और कैसे कठोर अनुशासन को भी हिस्सा दिया जा सकता है, वो सीख पढ़कर ही आया था। नवाब जान की दृष्टि बचा वो उसकी अनेक किशोरी परिचारकों को ऐसी भूल भुलैया से बड़ी कुशलता से सेंध लगा। चांदनी रात्रि के डूबते द्विप्रहर में गंगा घाट में नौका विहार करा लाया था। उनके अक्षत कौमार्य का चिन्ह सुभग नासिका पर हिलती उनकी नथनी का लोलक समय से चल रही किसी घड़ी के ईमानदार पेंडुलम की भांति हिलता रहता और दुनिया को ठगने वाली नवाब जान भी उन्हें नहीं पकड़ पाती। राजलक्ष्मी के अर्ध विकसित अबोध हृदय को जीतने में उस प्रेमी कला में पटु प्रेमी को विशेष यत्न नहीं करना पड़ा। मदाम इस बीच चैतन्य हो गई थी। उन्होंने एक दो बार राजा प्रबोध रंजन को सावधान करने की चेष्टा भी की थी, पर राजा साहब ने हंसकर बात उड़ा दी थी। क्या बात कर रही हो क्रिस्टीन? लक्ष्मी एकदम बच्ची है। वो गजानन जैसा शरीफ लड़का देखती नहीं, आज तक मैंने उससे कभी किसी को आँख उठाकर बात करते हुए नहीं देखा है। हमेशा नज़र झुकी रहती है लड़के की। मदाम को मन ही मन हंसी आ गई थी। वो इस मंद बुद्धि व्यक्ति को कैसे समझा सकती थी कि नज़र झुकाकर बात करने वाला व्यक्ति ही कभी तड़प कर पीठ पीछे छुरा भोंकता है। जानबूझकर उसने फिर लगाम ढीली कर दी थी। लेकर भाग जाए छोकरी को तो बला टले, वही तो अब उसके मार्ग का एकमात्र कंटक थी। आज इतने वर्षों के पश्चात गजानन जब दर्पण के सम्मुख खड़ा होता तब उसे लगता वो उसका प्रतिबिंब नहीं, नवाब जान के कोठे में दर्पण के सम्मुख खड़े पंडित जानकी प्रसाद का ही प्रतिबिंब है। होठों से बहती वैसी ही पान की पीक, पिचके का पोल, धसा ललाट एवं समझ से पूर्व ही बुढ़ा गया चेहरा, आँखों के नीचे लटके अर्धचंद्राकार पपोटे, हाथों से बिठाता वो कनखियों से कॉलेज के लिए तैयार हो रहे राजलक्ष्मी को देखता उसका लावण्य जैसे समय के साथ साथ पुराने कार्तिकी शहद का ही सा मीठा होता चला गया था। एक दिन तो उसके मकान मालिक तिवारी जी ने उससे पूछ ही लिया था, कहा हो पंडित जी, पंडाई तो तुमसे बहुत छोटी लगती हैं,
दूसरा बिहा किए हो का? लक्ष्मी के आने के साथ ही गजानन ने पीना लगभग छोड़ दिया था। 4-5 महीनों तक उसने अपने को साध कर रख दिया। इस बीच माननीय पत्नी को मनाने में उसने अपना आत्मसम्मान भी ताक पर धर दिया था। किंतु रात को जब पार्श्वशायिता पत्नी की हिमखंड सी शीतल देह को बड़े लाड़ दुलार से बाहों में बांधता, तब उसे लगता वो राजलक्ष्मी नहीं, अति से बंधी उसकी निष्प्राण देह है। यह ठीक था कि उसने एक भी दिन पति के प्रणय निवेदन को व्यर्थ नहीं किया था, किंतु उस तनी देह के आत्मसमर्पण में न प्रेम की ललक रहती, न साहचर्य का सुख। शायद यही कुंठा नैराश्य गजानन को एक बार फिर उसकी भोली बिसरी मधुशाला की ओर खींच कर ले गया। अब उसने प्रतिशोध की भावना से पीना आरंभ कर दिया। कभी कोई दयालु रिक्शा वाला उसकी अवश देह लाद कर दरवाजे पर पटक जाता, कभी लक्ष्मी के प्रतिवेशी उसे नाली में से उठाकर डाल जाते। शराब के नशे में चूर गजानन के अतीत के गड़े मुर्दों को विभत्स ढंग से उखाड़ने लगता, तो वो उसे घसीट कर गृह के अंधेरे निर्जन कमरे में ताला डाल देती। यहीं से चीख कर वो उसे गाली देता रहता और जब गला थक जाता तो वहीं सो जाता। कभी कभी उसे कमरे में परोसी थाली पर ही वमन कर उसे औंधा पड़ा मिलता, पर कभी नशा उतारने पर अपने हैंगओवर से दग्ध वो कोने में सिमटा सुकड़ा और टुकुर टुकुर देखता रहता। एक ही शहर में रहकर भी वेरोनिका ने शायद जानबूझकर ही कभी लक्ष्मी को खोजने की चेष्टा नहीं की थी। एक बार हजरतगंज में लक्ष्मी नतमस्तक खड़ी प्रसाद चढ़ा रही थी, तभी सहसा वेरोनिका उसका स्कंध स्पर्श करती वहाँ से निकल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने भी चेहरे पर हृदय के एक भाव को भी नहीं फटकने दिया। पर घर लौटने पर उस दिन लक्ष्मी का मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार उसे वेरोनिका की वो कठोर उदासीन मुद्रा व्याकुल कर रही थी। उसी दिन आधी रात को गजानन शराब के नशे में चूर होकर लौटा तो वो नित्य की भांति उठकर उसे खाना देने भी नहीं गई। सुरंगमा ने ही लड़खड़ाते पिता को सहारा दिया था। लक्ष्मी को अब सारी चिंता सुरंगमा की थी, किंतु उसके रहस्यमय अतीत की संदिग्धता प्रतिपल उसके कौतूहल सी ही उपनाती जा रही थी। शैशव की स्मृति बड़ी प्रखर होती है। वेरोनिका का स्नेह, पगा, वात्सल्य, लालबाग की उस बंगले की बोगनविलिया की बेल फिरोजी आंखों वाले डैडी की स्मृति, कभी कभी किसी बहुत पुराने एल्बम में लगे उजले धुंधले रंग उड़े चित्रों की भांति उसे व्याकुल कर देते। एक दिन अतीत के गहन अंधकार में परिचय की पगडंडियां टटोलती सुरंगमा का पथ स्वयं उसके मदालस जनक के प्रताप से ही आलोकित कर स्पष्ट कर दिया। बड़ी सती सावित्री बनती है ससुरी, जैसा बाप वैसी बेटी। नाम के बनते थे राजा, क्या उनकी एक ही गुहा जानती? उस ससुरी मेम के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की। जब बाप ही ऐसा तब बेटी क्यों नहीं रंग लाती? पहले हमारी लुटिया डुबोई, फिर भागी उस फिरंगी के गार्ड के साथ। अभी भी लखनऊ की हर गली में न जाने कितने यार हैं इसके। सुरंगमा का हाथ पकड़कर लक्ष्मी फिर बरामदे की जाफरी में खींच ले गई थी। उसके जीवन का ये विकृत रूप प्रस्तुत किया गया। आधा इतिहास जब पुत्री सुन चुकी थी तब उसे सब कुछ बता देने में ही श्रेय था। धीरे धीरे अंधकार उस एकांत जाफरी में मोतीवत बैठी माँ बेटी की उदास छाया को ग्रस गया था। बंद कमरे से चीखता चिल्लाता गजानन शायद शांत होकर नशे में गहन घोर में डूब गया था। लक्ष्मी ने जानबूझकर ही बत्ती नहीं जलाई। पुत्री का चेहरा देखने पर शायद उसका साहस स्वयं ही हथियार डाल दे। सुरंगमा स्तब्ध होकर जननी के जीवन का विचित्र इतिहास सुन रही थी। फिर उसने तीखे स्वर में ही उससे पूछा, माँ, इतने वर्षों में तुमने क्या एक बार भी उन लोगों की खबर नहीं ली? नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी का दृढ़ स्वर सुरंगमा को चौंका गया। मैं क्या इतनी कृतज्ञ हूँ बेटी? न जाने कितनी बार उस ओर जाकर आधे रास्ते से ही लौट आई हूँ। मैं जानती हूँ वेरोनिका तुझे कितना चाहती थी। एक बार तुझे देखने के बाद वो भी उतनी ही व्याकुल हुई होगी। पर मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार वहाँ से चली आने पर अब वो दोबारा कभी मुझे वहाँ नहीं देखना चाहेगी। ये बस मेरे भाग्य का दोष है बेटी। कभी मेरे पिता ने काशी के महापंडित को मेरी कुंडली दिखाई थी। कुंडली की गणना कर पंडित जी ने मुझे जिस स्नेह विलेगित दृष्टि से देखा था उसे मैं आज भी नहीं भूली हूँ। आश्चर्य होता है राजा साहब, उन्होंने कहा, इस वैभव में लालिता आपकी इस राजकन्या की कुंडली में ऐसे ग्रह देखकर महा आश्चर्य होता है। यदि कुंडली सही बनी है तो कहकर वो सहसा मेरी ओर देखकर हंस पड़े। जाओ बेटी खेलो जाकर। पिता ने ही एकांत में कुछ कहना चाहते हैं।
ये मैं छोटी होने पर भी खूब समझ गई थी। वहाँ से उठ तो गई, पर तुलसी के गमले के पीछे छुपकर चुपचाप सुनती रही। कहिए पंडित जी, संकोच क्यों करते हो? राजा साहब, वो धीरे स्वर में फुसफुसाए, सब ग्रह नीच राशि में है, शत्रु के नवांश में है, समझे आप, दशम से भिन्न स्थान में है। अर्थात पापा का चेहरा न जाने कैसा हो गया था। शायद वो मन ही मन समझ गए थे मेरी कुंडली में ग्रह सुविधा के नहीं। ये लड़की दुखी मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहकर आजीवन दरिद्रता का दुख भोगेगी। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? मयूरभंज के राज परिवार में इसका रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। उस रियासत के वैभव को बंगाल में कौन नहीं जानता। नमस्कार, ये था आज का, और अब छठे भाग में अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी।